हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपना लेसन चल रहा था। पांचवा लेसन सिंचाई एवं जल निकासी हमारे इस लेसन का पांचवा पार्ट है। ठीक है, सिंचाई के बारे में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, जल निकास के बारे में अपन ने शुरुआत की थी। ठीक है, जल निकास क्या होता है? भूमि पर, मिट्टी पर, जमीन पर, खेत में उपस्थित जो अनावश्यक या अतिरिक्त जल होता है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास। फिर जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है वो भी अपन ने पढ़ा था लास्ट में। ठीक है, अब खेती में जो जल का उपयोग कैसे होता है, ठीक है, देखें खेती में जल का उपयोग कैसे होता है वो अपन देखते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं कि खेती में जल की जो आवक और जल की जावक कहाँ से होती है। खेत में पानी कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। ठीक है, तो देखिए खेत में जल का उपयोग पहले तो अपन देखते हैं खेत में जल की आवक और खेत में जल की जावक। ठीक है, देखिए खेत में जल की आवक कैसे होती है? कहां से खेत में जल की आवक होती है? कैसे खेत में जल आता है? ठीक है, किस तरीके से आता है? तो पहली तो चीज है हमारी वर्षा द्वारा। जब बारिश होती है तब खेत में जल आता है। ठीक है, दूसरी है सिंचाई से। दूसरी चीज जब अपन कृत्रिम साधनों से क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, सिंचाई से जल आता है। ठीक है, तीसरी चीज सीवेज से। अब सीवेज क्या होती है? जो नदियां, कच्ची नहरों व बांध के किनारों के खेतों पर जो निचला क्षेत्र होता है, जैसे देखिए अगर यहाँ बांध बनाया गया ऊपर की तरफ, ठीक है, पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, सारा पानी, तो इसके निचले क्षेत्र में यहाँ जो खेत होंगे तो इनका जो पानी, बांध से पानी जो जमीन में रिसेगा वो यहाँ आता है, तो उसे अपन कहते हैं सीवेज। उसे क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। तो उससे पानी आता है खेत में, सीवेज से आता। सीवेज क्या होता है? नदियां, जो नदियां, ठीक है, कच्ची नहरों व बांध के किनारे के निचले क्षेत्र में के खेतों या निचले क्षेत्र में अब ये निचले क्षेत्र में जो पानी आता है उसे सीवेज से कहते हैं। वह गिरिया नीचे जो आने की होती है वो सीवेज कहलाती है। ये तो है पानी खेत में आने के तरीके। ठीक है, अब है पानी का खेत में, खेत से पानी की जावक क्या होती है? जावक कैसे होती है, क्या होती है? देखिए चर्चा इसकी जानने के तरीके क्या है। पहला है भूमि की सतह से बाहर। भूमि की जो सतह होती है उससे बाहर आता है। जमीन में भूमि की सतह द्वारा सोख लिया जाता है, तो पानी जो भी हमने दिया वो चला कहाँ गया? भूमि के अंदर, अर्थात तो खेत से जावक हो गई उसकी। तो रन ऑफ लॉसेस, इसे अपन रन ऑफ लॉसेस कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं रन ऑफ लॉसेस। क्या कहते हैं? रन ऑफ लॉसेस कहते हैं। ठीक है, ये पहला जो खेत से पानी की जावक को दर्शाता है। ठीक है, फसलों द्वारा उपयोग। दूसरा है फसलों
द्वारा उपयोग, फसलों द्वारा उपयोग। ये एक खेत की जावक है जिससे खेत में पानी जाता है, ठीक है। भूमि में नीचे जाकर नष्ट हो जाना, तीसरे भूमि में नीचे जाकर नष्ट हो जाना, ये भी एक खेत से पानी की जावक है, ठीक है। चौथा, वाष्पीकरण द्वारा, ठीक है, वाष्पीकरण द्वारा नष्ट। अब खेत में पानी देते हैं, वो भाप बन के उड़ जाता है, वाष्पीकरण द्वारा नष्ट, ठीक है। पांचवा, खरपतवारों द्वारा नष्ट, ठीक है। अर्थात जो पानी हम फसलों के लिए देते हैं वो खेत में देते हैं, तो खेत के अंदर जो खरपतवार होते हैं वो उस पानी का उपयोग कर लेते हैं, तो वो नष्ट ही माना जाता है। स्रोत से खेत तक ले जाने में नष्ट। छठा है स्रोत से खेत तक ले जाने में नष्ट, ठीक है। स्रोत से खेत तक ले जाने में, जैसे कुआं है, बावड़ी है, वहां से पानी ले जाकर खेत तक ले जाने में जो बीच का रास्ता है उसमें कई बार पानी गिरता है, कई पाइप लगा हुआ है तो पाइप कहीं से फूटा हुआ हो सकता है, तो इस बीच स्रोत से खेत तक ले जाने के बीच में जो नष्ट होता है वो पानी की जावक, ठीक है। सिंचाई विधि में खामी के कारण, ठीक है, सिंचाई विधि में खामी के कारण, खामी या कमी के कारण, क्या खामी के कारण सिंचाई विधि इस तरीके से हो रही है जिसमें सिंचाई कम और जल का निकास ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई विधि जिससे पानी की हानि ज्यादा हो, सिंचाई प्रवृत्ति में खामी के कारण, ठीक है। इसी तरह सिंचाई की विधि और सिंचाई की प्रवृत्ति में खामी के कारण, तो ये खेत में जल की आवक और खेत से जल की जावक के बारे में है। खेत से जल की आवक और खेत से जल की जावक के बारे में बताया गया है। फिर खेत से जल के निकास के क्या लाभ हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार आप स्क्रीन शॉट लें। अब खेत से जल के निकास से क्या लाभ है वो अपन देखेंगे। देखिए, खेत से जल निकास के लाभ, देखिए जल निकास के लाभ क्या क्या है वो देखते हैं। जल निकास के लाभ, ठीक है। जल निकास के लाभ क्या क्या है तो देखिए, जल निकास का पहला लाभ है कि भूमि का वायु संचार बढ़ता है, ठीक है। जल अगर खेत से अच्छे से निकाला जाए तो भूमि के अंदर जल, क्योंकि जल होगा तो वायु अंदर नहीं जा पाएगी, वायु का संचार नहीं हो पाएगा, तो जल निकास से क्या होता है वो भूमि का वायु संचार बढ़ता है, ठीक है, जिससे भूमि में O2 की मात्रा बढ़ती है। वायु संचार होगा तो जमीन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे भूमि के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, भूमि के अंदर बीजों का अंकुरण, ठीक है, जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थों का अवशोषण,
जड़ व तने की वृद्धि और पौधों के रोग व सूखा आदि सहन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वायु संचार बढ़ता है जल निकास से, जिससे भूमि के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, पहला लाभ है जल निकास से भूमि में वायु संचार बढ़ता है। भूमि में क्या होता है, वायु संचार बढ़ता है, जिससे मृदा में O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या क्या फायदे हैं, बीज अंकुरण, ठीक है, ये जल निकास के फायदे हैं। ठीक है, जल निकास से वायु संचार बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और उससे इनडायरेक्टली जल निकास से क्या फायदा होता है, बीज अंकुरण। ठीक है, जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थों का अवशोषण, जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थों का अवशोषण। ठीक है, जड़ तने की वृद्धि, जड़ व तने की वृद्धि, जड़ व तने की वृद्धि। ठीक है, पौधों के रोग, पौधों में रोग तथा सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ती है। क्षमता बढ़ती है, ये होता है। ये किसमें होता है, जल निकास के लाभ है। ठीक है, अब पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता कैसे बढ़ेगी, अगर जल निकास अपन टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो जमीन, खेत के अंदर क्या होगी, खेत के अंदर पानी बना रहेगा, लेकिन उतनी मात्रा में बना नहीं रहेगा, जिससे पानी का टाइम टू टाइम सही ढंग से उपयोग होता रहेगा। तो वो कई बार सूखा भी अगर पड़ जाए, पानी टाइम पर नहीं मिले, तो फसल उसका क्या करे, सहन कर सके। ठीक है, आगे देखिए, जल निकास होने पर जो अगली फसल के लिए खेत की तैयारी व बुआई समय पर हो जाती है। अगर समय पर अपन जल निकास कर लेते हैं तो खेत में नमी बनी नहीं रहती है। ठीक है, तो नमी बनी नहीं रहती है तो फसल काटने के बाद खेत में नमी नहीं रहती है, तो अगली जो भी फसल बोनी है वो एकदम समय पर जो खेत की तैयारी, हमने जुताई, निराई गुड़ाई करनी होती है, वो आराम से हो जाती है, समय पर हो जाती है। जल निकास दूसरा है, जल निकास होने पर, जल निकास समय पर होने से अगली फसल के लिए खेत की तैयारी व बुआई समय पर हो जाती है, समय पर हो जाती है। ठीक है, ये जल निकास का लाभ है। अगला है, ठीक है, अगला है हानिकारक लवण भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित नहीं हो पाते हैं। भूमि की ऊपर वाली सतह पर हानिकारक लवण नहीं उपस्थित हो जाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, कैसे नहीं हो पाते हैं, जैसे खेत में पानी एक्स्ट्रा होता है, लवण क्या होता है, पानी में घुल जाता है, जल निकास करते ही वो क्या होते हैं, उसी पानी के साथ घुल कर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो हानिकारक
हानिकारक लवण भूमि की सतह पर एकत्रित नहीं हो पाते हैं, भूमि की सतह पर एकत्रित नहीं हो पाते। चौथा है हमारा, ठीक है, जल द्वारा मृदा कटाव में रुकावट पड़ जाती है। ठीक है, जल द्वारा मृदा कटाव में रुकावट पड़ जाती है, सॉरी, जल निकास द्वारा जो मृदा का कटाव होता है उसमें रुकावट पड़ जाती है, क्योंकि जहाँ ज्यादा जल पड़ा होता है तो वो क्या होता है, जल सोखती है, जिससे ऊपर वाली सतह ढीली हो जाती है, पोली हो जाती है। तो जल निकास अगर अपन टाइम पर कर देते हैं तो मृदा का कटाव भी रुक जाता है। जल निकास से मृदा का कटाव रुक जाता है, मृदा का कटाव क्या होता है, रुक जाता है, मृदा का कटाव रुक जाता है, मृदा का कटाव रुक जाता है। जल निकास न होने पर CO2 की मात्रा भूमि में बढ़ जाती है। अगर जल निकास नहीं होता है तो जमीन के अंदर क्या होती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जल निकास न होने पर भूमि में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर भूमियों में जो अणुजीवियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, जल निकास समय पर होने पर क्या होता है कि भूमियों में, जमीन में, भूमि में अणुजीवियों की क्रियाशीलता, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं इन जमीन के अंदर, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जल निकास से भूमि में अणुजीवियों की क्रियाशीलता बढ़ती है। क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। खाद्य तत्वों का भूमि में निक्षालन की क्रिया द्वारा बहुत ही कम ह्रास होता है। ठीक है, निक्षालन की क्रिया द्वारा जो भी खाद्य तत्व होते हैं वो पानी के साथ घुलकर क्या होता है, जमीन के अंदर चले जाते हैं और पौधे की पहुंच से ही बाहर चले जाते हैं, तो वो नुकसान हो जाता है हमारे लिए, ह्रास हो जाता है, वो खाद्य पदार्थ फिर पौधे को प्राप्त ही नहीं होते। तो जल निकास टाइम पे कर देने से, जल निकास कर देने से क्या होता है, खाद्य तत्वों का भूमि में निक्षालन क्रिया द्वारा ह्रास नहीं होता है, बहुत ही कम ह्रास होता है, ये नहीं के बराबर। तो खाद्य तत्वों का निक्षालन क्रिया द्वारा कम ह्रास होता है, बहुत ही कम ह्रास होता है, या कम ह्रास होता है, कम नुकसान होता है। ठीक है, जल निकास क्या करता है, भूमि के अधिक तापक्रम नहीं, जल निकास से क्या होता है, भूमि का तापक्रम अधिक नहीं गिर पाता है, तापक्रम भी अधिक गिर जाता है, नहीं गिर जाता है। अर्थात अगर पानी पड़ा रहेगा तो क्या होगा, ठंडा होगा, जमीन ठंडी रहेगी, तो ज्यादा तापमान नीचे नहीं गिरने देता है। जल निकास से, जल निकास भूमि के अधिक
जल निकास भूमि का तापक्रम अधिक नहीं, जल निकास से कर देना है यहाँ पे, से भूमि का तापमान अधिक नहीं गिर पाता है, ठीक है। नौवा क्या लाभ है जल निकास से? नौवा लाभ है भूमि दलदली होने से बच जाती है। लगातार पानी अगर बना रहेगा खेत में तो भूमि दलदली हो जाती है, ठीक है। तो भूमि दलदली, जल क्या हो रहा है, जल निकास से भूमि दलदली होने से बच जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गए जल निकास के लाभ, ठीक है। अब भूमि में अतिरिक्त जल उपस्थित होने पर हानियां क्या क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। भूमि पर अतिरिक्त जल से हानियां, भूमि पर अतिरिक्त जल से हानियां, अतिरिक्त जल से हानियां क्या क्या है? अतिरिक्त जल होने पर क्या हानियां होती है वो देखिए अपन, ठीक है। देखिए, वायु संचार सही ढंग से नहीं हो जाता, पहली चीज। तो पहली कारण भी अपन जल निकास का लाभ क्या पढ़ा कि वायु संचार अच्छे से होता है, तो पानी बना रहेगा तो क्या होगा, भूमि में वायु संचार में बाधा आना, ठीक है। हानियां क्या क्या है? पहली है भूमि में वायु संचार में बाधा आना, वायु संचार में क्या आना? बाधा आना, ये पहली कमी है, ठीक है। सॉरी, हानियां है। अगला है हानिकारक लवणों का इकट्ठा हो जाना। जल अगर वहीं पर इकट्ठ पड़ा रहेगा तो जल में घुले हुए जो हानिकारक लवण होते हैं वो भी जमीन पर ही बने रहेंगे। हानिकारक लवणों का इकट्ठा होना, ये भी एक हानि है किसकी? भूमि पर अतिरिक्त जल पड़ा रहने से, ठीक है। मृदा में ताप का कम होना, अगर पानी बना रहेगा तो वहां पर ठंडक रहेगी तो मृदा का ताप कम होगा, तो मृदा ताप का कम होना, ये भी एक हानि है, ठीक है। मृदा ताप का क्या होना? कम होना, ठीक है। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लगातार पानी बना रहता है, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला है, ठीक है। जड़ों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। जड़ों का पूर्ण विकास नहीं होता है, पानी बना रहता है तो जड़ों का पूरा विकास नहीं हो पाता है। जड़ों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, पानी अतिरिक्त बना रहता है तो, ठीक है। जड़ों का पूरा विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। भूमि दलदली होनी शुरू हो जाती है, भूमि दलदली हो जाती है, ठीक है। ये हानि है अगर पानी इकट्ठा रहे तो। सातवां, ठीक है, जो भू परिष्करण क्रियाएं होती है उनमें बाधाएं आती हैं। भू परिष्करण
अर्थात भूमि सुधार की जो क्रियाएं होती है उनमें बाधा आती है। भूमि परिष्करण की क्रियाओं में बाधा आती है, बाधा आती है। वो परिष्करण की क्रियाओं में क्या आती है, बाधा आती है। आगवा, ठीक है। बीमारियों व हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। बीमारियों व हानिकारक कीटों का प्रकोप ये होता है पानी इकट्ठा रहने से, क्योंकि पड़े हुए पानी पर क्या होता है, मच्छर भिनभिनाते हैं, हानिकारक जीवाणु कीटाणु वहां पर होते हैं, जिससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं। अब जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहले इसका क्या करें, आप स्क्रीन शॉट लें। देखिए आगे, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है भाई। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ जल की मारामारी, ठीक है। जल संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। आवश्यकता चारों तरफ है। देखिए अगला है हमारा जल संरक्षण की आवश्यकता। जल संरक्षण की आवश्यकता, जल संरक्षण की आवश्यकता में क्यों है, ठीक है। इसमें जल संरक्षण का एक जल समेत प्रबंध क्रिया है। जल समेत प्रबंध क्रिया है, उसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। पहले जल समेत प्रबंध क्रिया क्या है, देखिए। जल समेत प्रबंध क्रिया, जल समेत प्रबंध ये क्या होता है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं अच्छे से, ठीक है। यह एक बहुआयामी कार्यक्रम होता है। ये बहुत ही बहुत सी क्रियाओं का मिलाकर एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, मृदा, जल, वनस्पति, मनुष्य, जानवरों का संवर्धन, विकास, मृदा अपर्दन, गाद की रोकथाम, बाढ़ व सूखा, भूमि व भूमिगत जल सुधार आदि कार्य किए जाते हैं। बहुआयामी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत से कार्य एक साथ किए जाते हैं। तो यह एक बहुआयामी कार्यक्रम है। यह एक बहुआयामी या बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना होती है, नदी नहर परियोजना, जिससे पीने का पानी भी शुद्ध होता है, पीने के लिए पानी भी मिलता है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है। वैसे ही यह बहुआयामी क्या है, कार्यक्रम, बहुआयामी कार्यक्रम है, ठीक है। बहुआयामी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत मृदा, जल, जिसके अंतर्गत मृदा, जल, वनस्पति, मृदा, जल, वनस्पति, ठीक है, मनुष्य व जानवरों, मनुष्य व जानवरों का संवर्धन व विकास, संवर्धन व विकास, विकास, मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन, ठीक है, गाद की
सॉरी गाद की रोकथाम, बाढ़ व सूखा नियंत्रण, बाढ़ व सूखा नियंत्रण, बाढ़ व सूखा नियंत्रण, भूमि व भूमिगत फल सुधार, भूमि व भूमिगत जल सुधार आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। जल सुधार आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ये कार्यक्रम किए जाते हैं किसके अंदर? जल समेत प्रबंध के अंदर ही सब कार्य किए जाते हैं। और भी कई सारे कार्य होते हैं, ठीक है। अब जल समेत प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। जल समेत प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या देखें। जल समेत प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या है? पहला उद्देश्य है जलागम त्वरित व अत्यधिक भूसरण से रोकथाम, अर्थात जल अत्यधिक आने से क्या होता है, तो जल का भूसरण होता है, भूमि का शरण होता है, उसकी रोकथाम, ठीक है। तो जलागम पहला है उद्देश्य, जलागम में त्वरित अर्थात अचानक तथा अत्यधिक भूसरण से रोकथाम, भूसरण से क्या होता है? रोकथाम होता है, ठीक है। विश्वसनीय तथा स्वच्छ जल की आपूर्ति, ठीक है। विश्वसनीय और स्वच्छ जल की आपूर्ति, जल समेत प्रबंधन का पहला दूसरा उद्देश्य क्या है कि विश्वसनीय अर्थात इस पानी पर अपन विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय तथा स्वच्छ अर्थात साफ पानी की, स्वच्छ पानी की आपूर्ति। ये स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना किसका उद्देश्य है? विश्वसनीय, जिस पर लोग आराम से विश्वास करके पी सकते हैं, उसकी पूर्ति करना, ठीक है। बाढ़ व सूखे का नियंत्रण करना, तीसरा है बाढ़ व सूखे का नियंत्रण करना, बाढ़ व सूखे का नियंत्रण करना, ये उद्देश्य है किसका? जल समेत प्रबंध का, ठीक है। फसल, चारा, ईंधन, फल आदि का लगातार आपूर्ति, ठीक है। जल समेत प्रबंधन से क्या होता है? फसल, चारा, ईंधन, जल, फल आदि का, फसल, चारा, ईंधन आदि की, फसल, चारा, फल, ईंधन, फल आदि की लगातार क्या करना? आपूर्ति करना, लगातार पूर्ति करते रहना उनकी, ठीक है। कमी नहीं आने देती, लोगों के लिए लगातार उपलब्ध रहे, ठीक है। विशेष समस्याओं जैसे भूस्खलन, ठीक है, खनिज क्षेत्र, नदी नाला कटाव आदि का नियंत्रण। जो विशेष समस्याएं होती है, विशेष समस्याएं जैसे विशेष समस्याओं जैसे भूस्खलन, जैसे भूस्खलन,
खनिज क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, नदी नाला, नदी नाले, कटाव आदि का नियंत्रण, आदि का नियंत्रण करना, आदि का नियंत्रण करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, ये तो जल समेट प्रबंधन के उद्देश्य हो गए। अब जल संरक्षण जो अपन कर रहे थे, अपने शुरू किया जल संरक्षण की आवश्यकता, उसमें जल समेट के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, एक कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कार्य एक साथ किए जाते हैं, उनके उद्देश्य क्या। अब जल संरक्षण की विभिन्न परिभाषाओं की अपन चर्चा करते हैं। जल संरक्षण, जल संरक्षण के कोई एक निश्चित परिभाषा अपन नहीं कह सकते, कई सारी परिभाषाएं अपन मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो भूमिगत अथवा, जैसे परिभाषा है भूमिगत अथवा भूमि की सतह पर जल भंडारों में जल की सुरक्षा करना ही जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, भूमिगत अर्थात जमीन के अंदर वाला पानी तथा भूमि की सतह पर जो भी जल के भंडार है उनमें जल बना रहे, ठीक है, उनमें उपस्थित जल की सुरक्षा करना क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। भूमिगत तथा भूमि की सतहों पर उपस्थित जल भंडारों में जल की सुरक्षा करना ही जल संरक्षण कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, सुरक्षा करना ही जल संरक्षण कहलाता है। इसी तरह जल का सदुपयोग करें तो भी जल संरक्षण कहलाएगा, क्योंकि जल का सदुपयोग का मतलब हमारे पास अगर पानी का एक टाका है, उसमें से अपन को जितना पानी चाहिए, मुझे 1 लोटा ही पानी पीना है तो वही पी, ठीक है, वही पानी पीऊं, अर्थात वो होता है सदुपयोग। लेकिन मुझे 1 लोटा ही पानी पीना है, मैं बाल्टी भर के पानी निकालूं और फिर 1 लोटा पीऊं, बाकी गिरा दूं, तो वो सदुपयोग नहीं होगा। अगर हम सदुपयोग अर्थात जितनी हमें जरूरत है उतनी आवश्यकता में पानी का उपयोग करेंगे तो जल संरक्षण अपने आप हो जाएगा। तो जल का सदुपयोग करना ही जल संरक्षण होता है। ठीक है, इसी तरह एक परिभाषा ये भी अपन हो सकती है कि जल का सदुपयोग करना ही जल संरक्षण कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। अथवा एक परिभाषा और अपन ले सकते हैं, कौन सी है, देखिए, जल नष्ट होने से बचाना तथा आवश्यकता के समय फसलों को उपलब्ध कराना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल को नष्ट होने से बचाना तथा जब जरूरत हो तब फसलों को उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो जल को नष्ट होने से बचाना तथा आवश्यकता होने पर फसलों को उपलब्ध कराना जल संरक्षण कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। उपलब्ध करवाना, पहले तो बचाना और नष्ट होने से बचाना और बचे हुए जल को
फसलों को उपलब्ध करवाना। ठीक है। अब जल के अभाव के भी कुछ कारण होते हैं। ठीक है, जलाभाव के कुछ कारण होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पेपर लिख लेते हैं। अगला है जल के अभाव या जलाभाव। जल के अभाव के कारण भाई ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे जल की हमें कमी होती है। ठीक है, पहला पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। पहली क्रिया पौधों के अंदर पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। पहली क्रिया तो यही होती है, ठीक है, जिससे पौधों से हानि होती है। ठीक है, अपन पौधों में जल अभाव के जो कारण भी कह सकते हैं या पौधों से जल की हानि के कारण क्या है वो भी कह सकते हैं। तो पहली तो चीज है पौधों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा पानी का भाप के रूप में क्या करना, त्यागना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उससे जल की हानि होती है, जल का अभाव होता है। फिर वाष्पीकरण द्वारा वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में फर्क है। वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है, पौधों में होता है, और वाष्पीकरण किसमें होता है, जमीन पर पड़े पानी पर होता है। ठीक है, देखिए वाष्पीकरण क्या होता है कि जमीन पर गिरा पड़ा जो पानी होता है वो भाप बन के होता है, उसको अपन वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन पौधे की पत्तियों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में त्यागना, बूंदों के रूप में त्यागना। ठीक है, वो भी एक वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पानी का अपवाह। ठीक है, तीसरा जो कारण है जल अभाव का वो है पानी का अपवाह। अपवाह का मतलब फालतू का, बेमतलब का बहाना, वो पानी का अपवाह होता है। वर्षा का अभाव होता है, वर्षा का अभाव। भाई वर्षा का अभाव होता है तो जल का अभाव तो होगा। जब बारिश ही नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा। ठीक है, भूमि के जल, भूमि का जो जल सोखने तथा अथवा जल धारण करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उस पर देखिए भूमि का जल सोखने या जल धारण करने की क्षमता में कमी। जल धारण करने की क्षमता के कमी के कारण जल का अभाव हो जाता है। ठीक है, वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण भी जल का अभाव पैदा करता है। ठीक है, छठा है वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण, वितरण का मतलब है कि बारिश कहीं पे तो ज्यादा होती है और कहीं पे कम होती है। जहां पर कम होगी या जहां कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होती, तो जहां पर कम होती है जहां पर बिल्कुल भी नहीं होती वहां पर पानी का अभाव तो होना ही है। ठीक, सेल की संरचना, सेल की संरचना, मृदा की जो संरचना होती है, पहाड़ों की जो संरचना होती है, जो बादलों को रोककर बारिश करवाती है, वो भी प्रभावित करती है। ठीक है, तीव्र दोहन। ठीक है, जल का तीव्र दोहन जल का अभाव ला सकता है। तीव्र दोहन, अत्यधिक मात्रा में जल का अनावश्यक उपयोग से जल का अभाव हो सकता है। ठीक है, और जल स्रोतों का अनुपयुक्त रख रखाव, जल के जो स्रोत है उनका रख रखाव ढंग से नहीं होता है। ठीक है, तो नौवां है जल के स्रोतों का अनुपयुक्त रख रखाव। ठीक है, ये होते हैं जल के अभाव के कारण। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तो आज अपने
जल निकास के बारे में पढ़ा और जल संरक्षण जल समेट प्रबंधन के बारे में पढ़ा। जल निकास के लाभ, भूमिगत जल रहने से जो हानियां है उसके बारे में पढ़ा। जल संरक्षण की आवश्यकता अपन ने पढ़ी, जिसमें जल समेट प्रबंधन के बारे में अपन ने पढ़ा। और फिर पढ़ा है अपन ने जल संरक्षण की परिभाषा और जलाभाव के कारण क्या क्या है। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यू करेंगे आने वाली अगले दिन अगले वीडियो में, इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।